नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो आज की कहानी है वह भी बहुत अच्छी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वीरान सड़क पर एक पुराना ट्रक तेजी से दौड़ रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की सड़क से रगड़ने की आवाज के अलावा आसपास कोई हलचल नहीं थी। रमेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, स्टीयरिंग थामे आगे की सड़क पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसके चेहरे पर सफर की थकान झलक रही थी, लेकिन नींद को दूर भगाने के लिए उसने बीड़ी सुलगा ली। उसके बगल में सुरेश, उसका खलासी, ऊँघता हुआ बैठा था। सुरेश, सो मत, अगर मैं झपकी ले लूँ तो गाड़ी खड्ड में चली जाएगी, रमेश ने हंसते हुए कहा। सुरेश ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तू तो मत डरा, वैसे भी इस सुनसान सड़क पर नींद आ ही नहीं रही है। रास्ता वाकई में डरावना था। चारों ओर घना जंगल और सड़क पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, जिनके कारण यह घाटी और भी रहस्यमयी लग रही थी। यह रास्ता नया नहीं था। रमेश और सुरेश कई बार इस घाटी से होकर ट्रक चला चुके थे, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग ही था। हवा ठंडी थी और अजीब सी खामोशी पूरे माहौल में घुली हुई थी। सुरेश ने धीमी आवाज में पूछा, रमेश, इस रास्ते पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? रमेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुझे तो हमेशा कुछ न कुछ अजीब ही लगता है। आराम से बैठ और रास्ते का मजा ले। सुरेश ने बात खत्म कर दी, लेकिन उनका मन भी बेचैन था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद सुरेश ने अचानक कहा, भाई, गाड़ी रोक, मुझे लघु शंका लगी है। रमेश ने गाड़ी धीरे से किनारे लगा दी। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सुरेश नीचे उतरा और झाड़ियों की ओर बढ़ा। सुरेश जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी, कच्चे मांस जैसी, सड़ी गली चीजों जैसी। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे पड़ी। वहां दो लाल रोशनियां चमक रही थी, मानो कोई जीव अंधेरे में उसे घूर रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी जानवर की आंखें होंगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये आंखें सामान्य नहीं थी, वे बेहद बड़ी थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे आंखों में अंगार जल रहे हों। अचानक एक भयानक गुर्राहट की आवाज आई, कोई ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी। वह इंसान और जानवर के बीच की किसी चीज की चीख थी। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई और वह परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। सुरेश चीख पड़ा और पूरी ताकत से भागकर सड़क की ओर दौड़ा। रमेश ने देखा कि सुरेश बेहताशा भागता हुआ ट्रक की ओर आ रहा था। उसने पूछा रमेश से, अरे क्या हुआ, कोई जानवर देख लिया क्या? सुरेश हाँफते हुए ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया और एक कपकपी आवाज में कहता है, भाई भाई, वहां कुछ था। लाल आंखें, डरावनी आवाज, कोई जानवर, लेकिन इंसान जैसा भी नहीं। रमेश, वहां कुछ था। रमेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, तू फिर से अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। सुरेश ने घबराई नजरों से बाहर देखा। झाड़ियां हिल रही थी और एक अजीब सी परछाई वहां से गुजरती हुई दिखी। रमेश भी अब थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, चल निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया,
लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज हुई। छत पर, यानी ट्रक की छत पर जोरदार धमाके वाली आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज उस ट्रक की छत पर कूदी हो। रमेश और सुरेश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें थम गई। रात का सन्नाटा और गहरी खामोशी पहले से ही माहौल को डरावना बना रहे थे, और अब यह नई मुसीबत। ट्रक की छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़े पंजों वाला जीव वहां रेंग रहा हो। रमेश और सुरेश दोनों के दिल जोरों से तेजी तेजी से धड़क रहे होते हैं। सुरेश की आवाज कांप रही थी और वह बोला, भाई ये क्या है, क्या है ये? रमेश तुरंत हेडलाइट्स ऑन कर दी और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। ट्रक की रोशनी सड़क को तो उजागर कर रही थी, मगर ऊपर क्या है वह देख पाना मुश्किल था। रमेश ने बुदबुदाया, कुछ तो छत पर है, शायद जानवर होगा। लेकिन तभी सुरेश लगभग चिल्लाते हुए बोला, जानवर नहीं भाई, मैंने जो झाड़ियों में देखा था वही होगा। रमेश को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसने ट्रक रोक दिया और बोला, नीचे उतरकर देखना ही पड़ेगा अब। रमेश ने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला। उसकी टॉर्च चालू की थी और हाथ में लोहे की रॉड थी, जो हमेशा अपने बचाव के लिए साथ रखता था वो। सुरेश डर के मारे उसे रोकने लगा, भाई मत जा वहां, कुछ गलत होने वाला है। रमेश ने कहा, अगर कुछ ऊपर है तो वैसे भी ट्रक छोड़ना ही पड़ेगा, देखने में क्या नुकसान है। और ऐसा कहते हुए वह ट्रक से नीचे कूद गया। जैसे ही उसने टॉर्च ऊपर घुमाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रक की छत पर एक परछाई बैठी थी, एक ऐसा जीव जो ना पूरी तरह इंसान था और ना ही जानवर। उसकी रीढ़ झुकी हुई थी, हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे और उसका चेहरा काला था, जिसमें सिर्फ लाल जलती हुई आंखें दिख रही थी। जैसे ही रमेश उस पर रोशनी डालता है, वह जीव भयानक तरीके से घुर्राया। रमेश घबराकर पीछे हटने लगा। अंदर बैठते सुरेश ने उसे देख लिया था और उसका डर दोगुना हो गया था। अब सुरेश लगभग चिल्लाते हुए बोला, भाई भाग, ये इंसान नहीं है। रमेश ने जल्दी से ट्रक के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी वह जीव जोर से चीखा और अपनी दोनों हड्डी जैसी पतली लेकिन मजबूत बाहें फैलाकर छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ। रमेश ने खुद को बचाने के लिए ट्रक के पिछले हिस्से में छलांग लगाई। सुरेश भी अब अंदर बैठा नहीं रह सकता था। उसने भी हिम्मत जुटाई और ट्रक से उतरकर रमेश की ओर भागा। लेकिन कुछ ही देर में एक धप से आवाज आती है। वह जीव अब तेजी से उनकी ओर आने लगा, कभी दो पैरों पर तो कभी चारों हाथों पैरों से दौड़ता हुआ। रमेश और सुरेश दोनों पूरी तरह ताकत के साथ जंगल की ओर भागे। उनके कदम घास और सूखी पत्तियों पर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से आती तेज दौड़ने की आवाज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लगभग 5 मिनट तक भागने के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी, उन्होंने देखा कि जंगल में थोड़ी दूर एक हल्की हल्की रोशनी जल रही है। रमेश ने हाँफते हुए कहा, भाई वहाँ कुछ लोग हैं, शायद गांव होगा। दोनों रोशनी की ओर भागे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोई गांव नहीं था। रोशनी एक बड़े से हवन कुंड से आ रही थी, जिसके चारों ओर कुछ अजीबो गरीब लोग बैठे थे। ये लोग कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें खाली थी, उनके शरीर पर अजीब से लाल और काले निशान बने हुए थे और वे कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। बीच में बैठा एक तांत्रिक, जिसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, आग में कुछ सामग्री डाल रहा था। सबसे भयानक चीज़ तो यह थी कि वहाँ एक
लड़की आग के पास बेहोश पड़ी थी, मानो उसकी बलि देने जा रही हो। वहां पर रमेश और सुरेश की रीह में ठंडक सी दौड़ गई यह सब देखकर। सुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? तभी तांत्रिक ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और सीधे उनकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी काले रंग की थी, मानो उसमें कोई जीवन ही ना हो। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। रमेश और सुरेश दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ चुकी थी। वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि भागे या उसके पास जाएं। सुरेश फुसफुसाया, भाई, यह आदमी कुछ गड़बड़ लगता है, यहाँ से निकलना चाहिए हमें। लेकिन इससे पहले कि वे कोई हरकत कर पाते, तांत्रिक अपनी जगह से उठा और दोनों के करीब आ गया और बोला, डरो मत बेटा, मैं जानता हूँ तुम किस हालात से गुजर रहे हो। वो जो चीज़ तुम्हारा पीछा कर रही है, उससे बचना चाहते हो ना? रमेश और सुरेश एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह आदमी जानता था कि उनके पीछे कुछ है, लेकिन वह कौन था? तांत्रिक ने धीरे से अपनी काली पोशाक ठीक की और आग की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठो यहाँ, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस आदमी पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन ट्रक की छत पर दिखी वह भयंकर आकृति और उसके बाद जंगल में पीछा करते हुए जो चीजें आई थीं, वह इन सब से ज्यादा खतरनाक थी। आखिरकार दोनों तांत्रिक के पास जाकर बैठ गए। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर वह कुछ बुदबुदाने लगा। जैसे जैसे उसके मंत्र तेज हुए, हवा भी अजीब तरह से बहने लगी। रमेश और सुरेश ने महसूस किया कि माहौल बदल रहा है। पहले सर्द हवा थी, लेकिन वहां अब गर्मी सी महसूस हो रही थी। हवन कुंड की आग अचानक से तेज हो गई और हवा में जलती हुई लकड़ियों की महक फैलने लगी। तभी एक बार फिर से धप से आवाज आती है। जंगल में वही भारी कदमों की आवाज फिर से गूंज उठी। रमेश और सुरेश की धड़कनें रुक गई। वे पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। बस पेड़ों के बीच हलचल हो रही थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और जोर से हंसा, आ गया, मैंने बुलाया है इसे। रमेश का मुंह यह सुनकर खुला का खुला रह गया। क्या तुमने इसे बुलाया है? और फिर तांत्रिक बोलता है, हाँ, अब तुम्हें इसे देखना होगा। तभी अचानक जंगल के अंधेरे से वही परछाई निकलकर आग के पास आकर खड़ी हो गई। रमेश और सुमेश की आंखें देखकर फटी की फटी रह गई। वह वही भयानक जीव था जिसकी चमकती लाल आंखें, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां और लंबे नाखून थे, लेकिन अब वह यहाँ से और भी डरावना लग रहा था। वह आग के पास आया, लेकिन उसके करीब नहीं गया। तांत्रिक मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पता है यह क्या है? रमेश कांपती आवाज में बोला, क्या है? क्या कोई जानवर है ये? तांत्रिक जोर से हंसता है इस बात को सुन के और कहता है, नहीं, यह इंसान हुआ करता था, लेकिन इस घाटी की प्राचीन आत्माओं ने इसे बदल दिया। यह अब सिर्फ खून का प्यासा है। रमेश ने डर से तांत्रिक को देखा। तो तुम इसे कंट्रोल करते हो क्या? तांत्रिक की मुस्कान और भी गहरी हो गई और वह बोला, शायद, लेकिन सबकी एक कीमत होती है। और तभी वह जीव जोर से गुर्राया, अचानक बिजली की गति से आगे बढ़ा। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, वह सीधे सुरेश पर झपटा मारा। सुरेश चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके गले में वह भयानक पंजे गड़ा चुका था और खून की धारा सुरेश के गले से निकलने पड़ी। रमेश चीखा नहीं, लेकिन सुरेश की चीखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी आंखों में डर और दर्द था। फिर कुछ ही पलों में वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए,
तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, बलि पूरी हुई, अब यह रात और भी अंधेरी होगी। अब रमेश के सामने उसका दोस्त सुरेश निर्जीव पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था, सिर्फ एक गहरी स्थिर खामोशी। वह भयानक प्राणी जो आधा इंसान और आधा दानव लग रहा था, अभी भी सुरेश के शरीर के ऊपर झुका हुआ था, उसके खून की गंध उसको सूंघते हुए। सुरेश का शरीर सुन्न पड़ गया था, उसकी टांगें कांप रही थी। वह गुस्से और डर से तांत्रिक को घूमा और कहा, तूने उसे मरने दिया? तांत्रिक ने हल्के से सिर झुका लिया और गहरी हंसी हंसा। यह बलिदान आवश्यक था पुत्र। तुझे यह समझना होगा कि कुछ शक्तियां खून की मांग करती हैं। रमेश का गला सूख गया, उसकी नसें गुस्से से फड़कने लगी, लेकिन उसे पता था कि वह अकेला था और उसके सामने जो खड़ा था वह इंसान नहीं था। रमेश के दिमाग में एक ही ख्याल आया, यहाँ से भागना होगा। उसने धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे खिसकाया और अचानक पूरा जोर लगाकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पेड़, झाड़ियां और घास उसके पैरों के नीचे दबते गए। वह बेतहासा भागता रहा, लेकिन उसके पीछे वह दानव जीव की गुर्राहट गूंज रही थी। रमेश जानता था कि वह अब भी उसके पीछे ही है। कुछ दूर भागने के बाद अचानक रमेश का पैर एक जड़ में उलझ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, आह! मेरी कोहनी छिल गई। और उसकी कोहनी से खून बहने लगा। वह दर्द को नज़रअंदाज करते हुए खड़ा हुआ और चारों ओर देखता है और खुद ही में कहता है, मैं कहाँ आ गया हूँ। वह जंगल के एक बीच जगह पर था। सामने एक प्राचीन पत्थरों का गोलाकार ढांचा था, जो देखने में किसी प्राचीन अनुष्ठान स्थल जैसा लग रहा था। इन पत्थरों पर अजीबोगरीब संकेत खुदे हुए थे और उनके बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कपाल यानी खोपड़ी रखा हुआ था। अचानक हवा ठंडी हो गई। रमेश ने महसूस किया कि यह जगह किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आई। रमेश तेजी से मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वह तांत्रिक अब वहाँ खड़ा था, लेकिन अब वह वैसा नहीं लग रहा था जैसे पहला था। उसका शरीर लंबा और काला हो गया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद थी और उसकी उंगलियां लंबे नाखूनों में बदल गई थी। रमेश फुसफुसाया, तू इंसान नहीं है। तांत्रिक ने गहरी और भारी आवाज में उत्तर दिया, तुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? नहीं, मैं इस स्थान का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा इस भूमि को समर्पित करूँगा। रमेश के पैरों से तले ये जमीन खिसक गई। यह सुनकर उसने देखा कि अजीब पत्थर अब चमकने लगे। हवा में अजीब सी गंध भर गई थी, सड़ी हुई मांस की। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वही डरावने जीव जो ट्रक की छत पर था अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रमेश ने सोचा कि उसका अंत शायद अब निश्चित है, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी। वह दानवी या जीव अचानक से पीछे हट गया। रमेश चौंक कर देखता है, एक आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। वह आदमी लंबा, दाढ़ी वाला और पुराने कपड़ों में था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि अनुभवी शिकारी की तरह नजर आ रहा था। रमेश की ओर देखकर वह बोला, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। रमेश के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने सिर हिलाया और उस आदमी के साथ दौड़ पड़ा। पीछे से तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज आई, भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन इस घाटी से कोई जिंदा नहीं निकल पाया है। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके चारों ओर अंधेरा था, बस कहीं कहीं चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। उसके पीछे वह दानवी जीव और तांत्रिक की गूंजती हंसी अब भी सुनाई दे रही थी।
वह अजनबी आदमी जिसने रमेश की जान बचाई थी उसे लगभग घसीटते हुए एक संकरी पगडंडी की ओर ले जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी लेकिन भारी भरकम बंदूक थी और उसकी चाल में गजब की तेजी थी। रमेश हाँफते हुए पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? वह आदमी बिना रुके बोला, अगर तुम्हें जिंदा रहना चाहते हो तो चलते रहो, सवाल का जवाब बाद में दूंगा। लेकिन रमेश ने अपनी हिम्मत बांधी और उसके साथ कदम बढ़ाने लगा। कुछ मिनटों तक लगातार भागने के बाद वे एक पेड़ के पीछे झुरमुट में पहुंच गए, जहां जमीन में एक लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ था, जैसे कोई तहखाना हो। वह आदमी जल्दी से नीचे झुका, दरवाज़ा खोला और रमेश से अंदर जाने को कहा। रमेश थोड़ा झिझका, लेकिन पीछे आती हुई गुर्राने की आवाज़ें सुनते हुए उसने बिना कोई सवाल किए छलांग लगा दी। अंदर का माहौल ठंडा और दम घोंटू था, लेकिन सुरक्षित महसूस हो रहा था। वह आदमी भी अंदर आ गया और लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने एक पुराना लैंटेन जलाया, जिससे हल्की रोशनी फैल गई। रमेश ने चारों ओर देखा। यह एक छोटा सा तहखाना था, जिसमें कुछ पुरानी लकड़ियां, हथियार और एक पुराना बिस्तर रखा था। रमेश ने आखिरकार पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? वह आदमी गहरी सांसें लेता हुआ बोला, मेरा नाम विजय है। मैं इस भूतिया घाटी में फंसे लोगों की मदद करता हूँ और उन राक्षसों को मारता हूँ जो यहाँ के जंगलों में रहते हैं। रमेश के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई और वह बोला, तो वह जीव जो हमारे ट्रक के पीछे पीछा कर रहा था, वह इंसान नहीं था? विजय ने सिर हिलाया, नहीं, वो इस घाटी का सबसे पुराना श्राप है। इसे रक्त पिचास कहते हैं। यह कभी इंसान था, लेकिन इस घाटी में किए गए तंत्र मंत्र के कारण वह एक अमर दानव बन गया। यह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हर कुछ दिनों में बलि मांगता है। रमेश की बातों में यह सब सुनते ही उसकी एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने पूछा, और वह तांत्रिक? विजय ने गहरी आवाज में कहा, वो इसकी पूजा करता है। यह घाटी अभिशापित है और यहाँ रहने वाले लोग इसकी पूजा करते हैं ताकि यह उनकी जान न ले। लेकिन तुम और तुम्हारा दोस्त, तुम दोनों बाहर के हो, इसलिए उसने तुम्हें अपना शिकार बना लिया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुरेश को भी मार दिया था। विजय ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और सिर झुका लिया। हाँ, और अगर हम कुछ नहीं करते तो तुम भी अपना शिकार बन ही जाते। रमेश ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, इससे बचने का कोई उपाय या तरीका नहीं है? विजय ने एक पुरानी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। उसने उसे खोला और रमेश को दिखाया। उस पर एक डरावना चित्र बना था, एक दानव जो आग के बीच खड़ा था और उसके चारों ओर मरे हुए लोगों की खोपड़ियाँ थी। नीचे लाल स्याही में लिखा था, जो इस घाटी में प्रवेश करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। यह रक्त पिचास तब तक अमर रहेगा जब तक कोई इसकी आत्मा को नष्ट न कर दे। रमेश ने घबरा कर पूछा, इसकी आत्मा को कैसे नष्ट किया जा सकता है? विजय ने किताब के अगले पन्ने को पलटा और वहाँ एक अजीब सा मंत्र लिखा था। उसने धीरे से पढ़ा, रक्त का अंत रक्त से ही होगा, जब बलि देने वाला स्वयं बलि चढ़ेगा। रमेश का दिमाग यह सुनते ही शून्य पड़ गया। मतलब अगर तांत्रिक को मारा जाए तो यह दानव भी खत्म हो सकता है? विजय ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसे मारना आसान नहीं है। वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक अघोरी भी है, जिसने इस घाटी की सबसे काली शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। तभी बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। विजय के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और इशारा किया कि रमेश को चुप रहने का, और उसने बोला, वे हमें ढूंढ सकते हैं। अचानक लकड़ी के दरवाजे पर एक जोर से दस्तक हुई
और फिर तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज आई और वह बोलता है, छुपने से कोई बचता नहीं है, दरवाजा खोलो, तुम्हारा अंत निकट आ गया है। रमेश की सांसें थम गई। विजय ने उसे इशारे से पीछे हटने को कहा और धीरे से बंदूक का घोड़ा दबाया। बाहर अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन रमेश को एहसास हुआ कि यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ समय तक तो ऐसा लगा जैसे वह तांत्रिक चला गया हो, लेकिन तभी एक घड़ 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 के ठक ठक की आवाज़, दरवाजे के पीछे से नाखूनों की खरोचने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई तेज नाखूनों से लकड़ी को उधेड़ रहा हो। रमेश की सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजे की ओर देखा। वहाँ लकड़ी पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान उभर रहे थे, मानो दरवाज़ा किसी भी पल टूट सकता हो। विजय ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी बंदूक को दूसरा कारतूस भरता है। और तभी बाहर अचानक मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, तहखाने के अंदर की दीवारें कांपने लगी। रमेश ने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया था। उसकी सांसें ठंडी हवा के भाप निकलने लगी थी। विजय ने जल्दी से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और उसमें से लाल रंग का चूर्ण निकालकर दरवाजे के पास बिखेर दिया। रमेश ने फुसफुसाया, यह क्या है? विजय ने आत्मविश्वास से कहा, यह भैरव बाबा का चूर्ण है। अगर यह सही समय तक दरवाजे पर रहा तो वह अंदर नहीं आ सकेगा। लेकिन तभी रक्त पिचास का हमले के ठीक बाद ही दरवाजे के ऊपर भारी कदमों की आवाज़ आई। रमेश ने डर से ऊपर देखा। छत से धूल गिर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जीव चक्कर लगा रहा हो। और कुछ ही देर में दरवाज़ा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और बाहर की काली हवा तहखाने में घुस गई। रमेश ने देखा वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। और फिर एक लंबा काले धुएं से बना आकृति अंदर घुसी। उसकी आंखें आग की तरह लग रही थीं। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे कोई मरे हुए इंसान का शरीर हो जो सड़ चुका हो। और तांत्रिक उसके पीछे खड़ा था, मुस्कुराते हुए, और बोला, खेल खत्म, अब तुम्हारा बलिदान होगा। रमेश की सांसें रुक गई। विजय ने अपनी बंदूक तानी और तांत्रिक पर सीधा फायर कर दिया। गोलियां सीधी तांत्रिक के सीने में लगीं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तांत्रिक जोर से हंसने लगा। मुझे इंसानी हथियारों से नहीं मारा जा सकता, मूर्ख। रमेश और विजय के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। तभी रक्त पिचास आगे बढ़ा। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां और बढ़ी आगे, विजय की गर्दन पकड़ने के लिए। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया और पीछे से उस पर वार कर दिया, लेकिन रक्त पिचास ने बिजली की गति से उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। तांत्रिक आगे बढ़ा और उसने त्रिशूल निकाला, जिसकी नोक पर काले धागे लिपटे हुए थे, और बोला, अब तुम्हारा बलिदान पूरा होगा। रमेश ने अपनी मौत को सामने देखा, लेकिन तभी एक गुप्त हथियार। विजय ने जल्दी से अपने बैग से एक चांदी का ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ा। ताबीज अचानक चमक उठा और तेज रोशनी से पूरा तहखाना भर गया। रक्त पिचास की चीख निकल गई। तांत्रिक की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, यह संभव नहीं है। विजय ने उस चमकते ताबीज को तांत्रिक की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज तांत्रिक के शरीर से टकराया, उसकी त्वचा जलने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। रक्त पिचास भी छटपटाने लगा और वह पीछे हट गया। अचानक तांत्रिक का शरीर आग में बदल गया। कुछ ही सेकंड में वह राख में बदल गया। यह रक्त पिचास भी उसी समय गिर पड़ा जमीन पर, और धीरे धीरे चमकती आग ने उन दोनों को निगल लिया। और इस तरह से उस घाटी का श्राप खत्म हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। रमेश और विजय हाँफते हुए खड़े थे। तांत्रिक और रक्त पिचास अब दोनों खत्म हो चुके थे।
वहीं विजय ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा और बोला, शायद, लेकिन हमें यहाँ से अभी निकलना होगा क्योंकि यह घाटी रहस्यमयी है। वे दोनों अब धीरे धीरे बाहर निकले। घाटी अब भी वही थी, लेकिन हवाओं में एक अजीब सा बदलाव था। शायद यह एक अभिशाप का अंत हो गया था, या शायद एक नए खतरनाक खेल की शुरुआत। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कितनी डरावनी लगी। साथ में ही मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल कहानी पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।